दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पार्ट 4 ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सीरीज। पहले के 3 पार्ट्स में हमने कवर किया था यूनाइटेड नेशंस, ब्रिक्स और नाटो। और आज हम बात करने वाले हैं 2 बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप्स की, जो कि G7 और G20। ये दोनों ग्रुप्स दुनिया की इकोनॉमी, ट्रेड, क्राइसिस मैनेजमेंट और ग्लोबल डिसीजंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन सवाल है, G7 पहले क्यों बना? इनका हिस्ट्री क्या है? G20 का हिस्ट्री क्या है? और इंडिया किस ग्रुप में लाई करता है? और एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा क्या जाता है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, डीएसएसबी हो, और भी कोई भी बीपीएससी हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चंस बेहद मतलब एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हाई यील्ड टॉपिक है ये। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो आप जैसा कि ये थंबनेल देख सकते हैं, G20 और G7, एक तरफ G7 है, एक तरफ G20 है। तो मैं इसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं G7 के बारे में। क्या हम पढ़ेंगे? G7, ठीक है। देखो, ये G7 का मतलब क्या है? सबसे पहले हम इसका हिस्ट्री समझते हैं। हिस्ट्री, इसका हिस्ट्री है 1973 से 1974 के बीच जो है, एक ऑयल क्राइसिस हुआ था। ऑयल क्राइसिस हुआ था। अच्छा, क्यों हुआ था? तो ये इस टाइम पे ये हुआ था कि एक योम किप्पुर वार था। वो हुआ था, योम किप्पुर वार। ये योम किप्पुर वार क्या है? ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वार हुआ था, ठीक है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो है वार हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो एक तरफ था इजराइल, इजराइल वर्सेस, और दूसरी तरफ कौन थे? तो ये थे अरब देश थे, जिसमें कि अरब कंट्रीज थे, जो कि लेड किया जा रहा था इजिप्ट और सीरिया के द्वारा। तो इजिप्ट एंड सीरिया लेड अरब कंट्रीज थे, ठीक है। तो ये जो वार वगैरह चल रहा था, तो इस वार के चलते जो ये अरब देश हैं, इन्होंने बोला कि जो भी कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि यूएस है और नीदरलैंड है, ये सब जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, इनको जो है हम ऑयल एम्बार्गो लगा देंगे। ऑयल एम्बार्गो लगाने का मतलब है कि हम ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उन देशों को, और ऑयल के प्रोडक्शन को भी हम लेस कर देंगे। तो ये डिसीजन किन्होंने लिया था इस वार के टाइम पे? इन्होंने लिया था OAPEC। ये अभी भी ऑर्गेनाइजेशन है। OAPEC ऑर्गेनाइजेशन लिया था इस वार को, ठीक है। इस चीज का डिसीजन कि हम जो है ऑयल एम्बार्गो लगा देंगे जो भी कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो जब ये मिडिल ईस्ट में तो चलता ही रहता है वार, तो इसी मिडिल ईस्ट में वार चल रहा था। इस टाइम पे क्या था कि इजराइल और एक तरफ थे इजिप्ट और सीरिया। इजराइल का मदद यूएस वगैरह कर रहे थे, एक तरफ तो इजिप्ट और सीरिया लेड अरब कंट्रीज। तो अरब इन्होंने फिर मिलकर डिसाइड किया, अरब कंट्रीज ने एक अपना ग्रुप बना रखा था, OAPEC। ये अभी भी ग्रुप है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ग्रुप जो है, ये बना था 1968 में, ठीक है। ये 1968 में बना था। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो अरब देश थे, इन्होंने अपना ऑयल को मतलब इसका प्रोडक्शन लो कर दिया था, और जो कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे उस पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि ऑयल का जो प्राइस है बहुत ज्यादा हाई हो गया था। तो मेनी कंट्रीज, जो मतलब जो बहुत सारे कंट्रीज थे, वहां पे फ्यूल शॉर्टेज हो गया, रिसेशन आ गया, जिसके कारण मतलब पूरा जो इकोनॉमी है वो इनस्टेबल हो गई थी। तो इकोनॉमी इनस्टेबल होने के कारण जो उस टाइम पे जो कंट्रीज थे, मतलब जो इसके कारण जो मेनली जो अफेक्टेड कंट्रीज थे वो थे, यूएस, ठीक है, जापान, यूके, जर्मनी, ठीक है, फ्रांस, ये सब जो है इटली, ये सब जो है, ये सब मेनली मतलब अफेक्टेड कंट्रीज थे इसके कारण। तो इन्होंने फिर, और ये सब डेवलप्ड भी थे, तो इनको ही डिसीजन लेना था। तो इन्होंने अपने आपस में बैठे, इन्होंने बोला कि यार एक ऐसा करते हैं, ग्रुप का निर्माण करते हैं, जो कि क्योंकि हम ऐसे तो इन पे ही बिल्कुल निर्भर हैं। तो अगर कोई भी फ्यूचर में अगर ये ऑयल का कोई भी एक्सपोर्ट अगर रोक देते हैं, तो इससे कितनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इन्होंने मेनली इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, कि इकोनॉमिकली हम कैसे कोऑपरेट करें, और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी अगर आता है फ्यूचर में, तो उसको कैसे हमें मतलब संभालना है। तो इसके लिए एक कंट्रीज का मतलब एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, जिसका नाम रखा गया G6। तो वो जो ग्रुप है 19 अब ये देखो, जो G6 का निर्माण हुआ, फिर इसके बाद क्या निर्माण हुआ, देखो 1 2 3 4 और 5 6, ये 6 कंट्रीज थे, यूएस, जापान, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस और इटली, ये 6 मिलके एक G6 कंट्रीज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये 6 कंट्रीज मिलकर क्या निर्माण करते हैं? G6 का।
तो यहाँ पे G6 का कब करते हैं, तो 1973 से 1974 में तो ऑयल क्राइसिस ही चला था, तो उन्होंने 1975 में निर्माण किया G6 का। ठीक है, इसके बाद में कनाडा ज्वाइन कर लिया, कनाडा ज्वाइन किया तो फिर G7 बन गया। ठीक है, तो G6 कब बना था, 1975 में। फिर G7 कब बना, 1976 में। ठीक है, तो ये देखो 1975 में कौन कौन से दे दो, 1975 लिखा है ना, ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। अच्छा, तो ये पांचों थे, ये पांचों मिलके बनाया था, ये सॉरी 1 2 3 4 5 6 छह मिलके G6 बनाया था 1975 में। देन ये कनाडा 1976 में जुड़ के G7 का निर्माण ये कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो G6 का फर्स्ट समिट हेल्ड कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछ देते हैं, तो फ्रांस में हुआ था, ये ध्यान रखना। 1976 में कनाडा ज्वाइन किया था, ये ध्यान रख लेना। ये देखो G6 फॉर्म्ड बाय फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, वेस्ट जर्मनी कोई बात नहीं, जर्मनी लिख लो, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। ठीक है, 1975 में, फिर 1976 में कनाडा ज्वाइन किया, वही मैं यहाँ पे स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ, रसिया ज्वाइन करता है, G8 बन जाता है। फिर ये 1998 में रसिया ज्वाइन करता है इसको, फिर ये G8 बन जाता है। लेकिन जब रसिया जो है वो क्रीमिया पे अटैक जब किया था, तो 2014 का टाइम था, तो उस टाइम पे अटैक के कारण जो है इसको बाहर निकाल दिया गया था। तो फिर 2014 में रसिया जो है सस्पेंडेड, मतलब सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद ये बैक टू क्या हो गया, G7 बन गया था, तो 2014 में फिर से G7 बन गया था। ठीक है, तो ये स्लाइड आप देख लेना, स्लाइड में सारा डिटेल मैंने दे रखा है ऑलरेडी, और इसका हिस्ट्री मैंने बता दिया कि क्यों हुआ था, तो फ्यूल क्राइसिस यानी ऑयल क्राइसिस के कारण हुआ था। OAPEC जो कंट्रीज हैं, ये ऐसा मत समझना, नहीं ओपेक नहीं है ये, OAPEC अलग है और ओपेक अलग है। ओपेक तो इससे पहले ही बन गया था, ओपेक अलग है। ये होता है, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब दोनों का लगभग नाम सेम ही है, बस अरब यहाँ पे अरब वर्ड है, क्योंकि अरब देशों का समूह है, और ये अलग है। अच्छा, ये 1968 है, तो अच्छा सर इसका थोड़ा सा और बता दो OAPEC के बारे में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर्स देख लो, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कुवैत सिटी में है। कुवैत, एक मिनट यार, इसका हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी, जो कि राजधानी है किसका, कुवैत का। तो कुवैत का राजधानी क्या है, कुवैत सिटी, और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है किसका, OAPEC का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। अच्छा सर, फिर ये ओपेक क्या है, मैं तो ओपेक सुनता हूँ जनरली। तो जनरली जो ओपेक थोड़ा सा फेमस है, तो इसका ये न्यूज में आते रहता है, तो इसके बारे में बताता हूँ। इसका जो हेडक्वार्टर ये बना था, इसका फॉर्मेशन जो हुआ था, फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1960 के अंदर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे 12 मेंबर्स। अच्छा, 1960 में कहाँ पे हुआ था इसका फॉर्मेशन, तो इसका फॉर्मेशन जो हुआ था ओपेक का, यानी ओपेक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था बगदाद में। किसका राजधानी है, तो इराक का राजधानी है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर सर कहाँ है, जैसे इसका हेडक्वार्टर हमने बताया ना कि कुवैत में है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ओपेक का, तो इसका हेडक्वार्टर वियना में है। वियना, अच्छा राजधानी किसका है, ये ऑस्ट्रिया का राजधानी है। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना, इसका बल्कि स्क्रीनशॉट ले लेना, हालांकि थोड़ा राइटिंग वाइटिंग देख लेना, और बाकी चीज मैंने आपको बता दिया, ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना, और आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताते जा रहा हूँ उसका नोट्स बनाते जाना। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, देखो। अच्छा सर, ठीक है, ये तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। सर ये यूके और यूएस ये क्या है, मतलब यूनाइटेड क्या है ये। अच्छा बताता हूँ, चलो अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। यूनाइटेड किंगडम। अच्छा सर, इसको कई बार ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं। अच्छा देखते हैं भाई क्या है, क्या तुम लोग गलत बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो यूनाइटेड किंगडम क्या है, यहाँ पे है टोटल कंट्रीज जो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यहाँ पे है 4 कंट्रीज, फोर कंट्रीज का एक ग्रुप है। अच्छा, कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे इंग्लैंड, दूसरा आता है स्कॉटलैंड, तीसरा आता है वेल्स, और चौथा आता है नॉर्दर्न आयरलैंड। सदर्न वाला नहीं, नॉर्दर्न वाला। ठीक है, ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। अच्छा सर, एक बार राजधानी बता दो। अच्छा, इसका राजधानी लंदन। अच्छा सर, यूके का राजधानी, इसका भी राजधानी लंदन है, दोनों का राजधानी लंदन है, इंग्लैंड का भी और यूके का भी। ठीक है, स्कॉटलैंड का राजधानी बता दो सर। स्कॉटलैंड का राजधानी एडिनबर्ग, एडिनबर्ग। अच्छा, वेल्स का राजधानी सर बता दो, इसका राजधानी कार्डिफ। अच्छा, नॉर्दर्न आयरलैंड का राजधानी बता दो सर, इसका राजधानी है बेलफास्ट। ठीक है, तो ये चारों चीज आप ध्यान रखना।
तो ये है यूनाइटेड किंगडम, जिसके अंदर 4 कंट्रीज है। चारों कंट्रीज का नाम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों का अपना जो है अपना क्या नाम है, कैपिटल भी है। इंग्लैंड का है लंदन, स्कॉटलैंड का है एडनबर्ग, वेल्स का है कार्डिफ और नॉर्दर्न आयरलैंड का है बेलफास्ट। अच्छा, ठीक है सर। एक सर ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बता दो थोड़ा। चलो ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बताता हूँ। ये देखो, ये क्या है, एक बहुत बड़ा आइलैंड है वहां पे, मतलब यहीं पे जो यूनाइटेड किंगडम, इसके अंदर एक बहुत बड़ा आइलैंड है। उस आइलैंड पे बसे हुए 3 कंट्रीज हैं मेनली, जो बड़े आइलैंड, बहुत बड़ा आइलैंड, इसमें की 3 कंट्रीज बसे हुए। कौन कौन से? तो ये तीनों है, देखो ये तीनों। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कौन कौन से हो गए? यहाँ पे हो गया आपका इंग्लैंड पहला, दूसरा हो गया स्कॉटलैंड और तीसरा हो गया वेल्स। अच्छा, ठीक है। इसका तो सर यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं है, नहीं, ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये तीनों एग्जाम में पूछ देता है कई बार क्वेश्चन। अच्छा सर, फिर ग्रेट ब्रिटेन का भी कैपिटल बता दो। देखो ये क्या है, बहुत बड़ा आइलैंड है, तो आइलैंड का कोई कैपिटल ऐसे है नहीं। ठीक है, तो इसका कोई कैपिटल नहीं है। तो अब इसका मैंने आपको बता दिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इन सब के बारे में बता दिया। ठीक है। अच्छा सर, फिर एक यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ लेते हैं, वो भी थोड़ा सा बता दो। इतना बता दिया तो चलो वो भी बता देता हूँ भाई। यूरोपियन यूनियन, ये देखो इसमें क्या है, टोटल कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में कितने हैं? तो 27 कंट्रीज हैं। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हेडक्वार्टर्स इसका है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम का राजधानी है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, इसका ये बता दो सर, फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था यूरोपियन यूनियन का, इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 1993 में हुआ था। ज्ञान बट रहा है भाई, अपना नोट्स वोट्स बनाते रहा करो, ठीक है। 1993 में हुआ था, ठीक है। एक मिनट। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था, ठीक है। ओके, तो अब ये उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। सर एक यूरोपियन यूनियन की जैसा अफ्रीकन यूनियन भी पढ़ लेते हैं, तो चलो वो भी बता देता हूँ। ये देखो, अफ्रीकन यूनियन। अच्छा, इसमें कितने कंट्रीज हैं? इसमें कंट्रीज हैं सर 55 कंट्रीज हैं। ठीक है, अब अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर्स है अदिस अबाबा, जो कि कैपिटल किसका है? इथियोपिया का कैपिटल है। इथियोपिया का कैपिटल है, ठीक है। ये सब चीज आप ध्यान रखना। अच्छा सर, फिर यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बता दो, उसका उसमें कितने कंट्रीज हैं? तो यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स, इसके अंदर है 50 कंट्रीज। कंट्रीज नहीं है, सॉरी, ये तो खुद ही एक यूएस अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, यहाँ 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है सर, ये तो समझ में आ चुका। अब चले अगला टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट। अब देखो हम पढ़ते हैं G20 के बारे में, लेकिन G20 के बारे में पढ़ने से पहले उसका हम हिस्ट्री जानेंगे और उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो G20, ठीक है, टॉपिक हमारा है G20, हम इसका पढ़ने वाले हिस्ट्री। ठीक है, G20 का हिस्ट्री। अब G20 का हिस्ट्री कैसे है? अब ये देखो, अब क्या हुआ था कि जैसे वहां पे क्या हुआ था, ऑयल क्राइसिस का दिक्कत था। ठीक है ना, अब यहाँ पे दिक्कत है एशिया, यहाँ पे दिक्कत था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा, ये कब हुआ था? तो ये 1997 में स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन 1997 एंड द इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम थाईलैंड। तो ये देख लो, यहाँ पे थाईलैंड से स्टार्ट हुआ था। ये जो क्राइसिस था वो स्टार्ट हुआ था थाईलैंड से। थाईलैंड का जो करेंसी था, जो बाht था, वो कोलैप्स हो गया था। एक्चुअली क्या हो रहा था कि थाईलैंड जो बहुत ज्यादा डेट ले रहा था, मतलब बहुत ज्यादा फॉरेन फॉरेन रीजन क्या था? अब देखो सबसे पहले रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या था कि जो ये थाईलैंड है, बहुत ज्यादा फॉरेन डेट में फंस गया था। रीजन रीजन ऑफ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था? फॉरेन डेट ऑफ थाईलैंड। एक तो रीजन ये था, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था कि यहाँ पे जो ये है बैंकिंग वगैरह सिस्टम, इसके कारण क्या हुआ था कि जो थाईलैंड का जो करेंसी है वो कोलैप्स हो गया था। जो बाht है, यहाँ की करेंसी क्या है? बाht है। ठीक है, तो वो कोलैप्स हुआ था। और रीजन क्या था? तो वीक वीक बैंकिंग सिस्टम था। तो यहाँ पे वीक बैंकिंग सिस्टम था और फॉरेन डेट, मेनली ये दो रीजन थे। और इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे फिर कॉन्फिडेंस अपना लूज कर रहे थे इन्वेस्ट करने से, जिसके कारण क्या हुआ कि थाईलैंड जो करेंसी है, इनका थाईलैंड का करेंसी है बहुत, वो कोलैप्स कर गया था। कोलैप्स होने के कारण क्या हुआ था कि जो बहुत सारे कंट्रीज मतलब इससे अफेक्टेड थे, जैसे कि थाईलैंड से स्टार्ट हुआ था, फिर इंडोनेशिया में फैला, फिर सदर्न साउथ कोरिया में गया, मलेशिया में गया, हांगकांग में गया। और यहाँ पे इन जब जहां जहां मतलब ये जा रहा था, वहां पे क्या रिसेशन हो गया था, रिसेशन हो गया था और बहुत सारे बैंक कंपनी ये सब क्लोज हो गए थे, बंद हो गए थे। बहुत सारा मतलब इस टाइम पे ऐसा टाइम था ये कि कितने सारे जॉब, यानी लाखों जॉब जो है वो चला गया था लोगों का। ठीक है, तो
इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो G7 कंट्रीज थे, फिर आप बोलेंगे सर G7 कंट्रीज ने हेल्प नहीं किया, तो इसी टाइम सबसे पहले G7 कंट्रीज को ये लगा कि यार जब रिच कंट्रीज का जो ग्रुप है, जो G7 है, रिच कंट्रीज का ग्रुप था, जैसे कि ये देखो जो डेवलप्ड थे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, तो इनको ये फील हुआ कि यार ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब जो हमें डेवलप्ड जो इकोनॉमीज है या रिच इकोनॉमीज है, उनके अलावा हमें डेवलपिंग इकोनॉमीज का भी हेल्प लेना पड़ेगा, और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है और डेवलप्ड इकोनॉमीज सब मिलके एक अच्छा, एक ऐसा बड़ा ग्रुप का निर्माण करते हैं कि ये चीजें मतलब सबको, सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो हम एक ऐसा ग्रुप का निर्माण करें जो कि ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में, फाइनेंशियल क्राइसिस में जब साथ इकट्ठा खड़ा होकर इसके इससे निवारण के लिए जो है हम डिस्कशन कर सकें, या ऐसा कंडीशन हम ना आने दें। तो उस टाइम पे फिर ये जो G20 का कंट्रीज का निर्माण हुआ था। तो अब यही फिर G20 कंट्रीज जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं G20 का स्लाइड आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है क्या है, ग्रुप ऑफ 20 है, ठीक है। G20 में क्या है, इज एन इंटरनेशनल फोरम ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज दैट डिस्कसेस एंड कोऑर्डिनेट्स ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज, जो ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज को ही मेनली ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। तो ये अब ये समझ गए, हाँ ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या था, अब ये व्हाइट वाज फॉर्म ने बता दिया एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के मेंबर कंट्रीज में क्या है, तो 19 तो इसमें कंट्रीज हैं, और प्लस यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन है, मतलब यहाँ पे टोटल हो गए 21 मेंबर्स हो गए। 19 तो कंट्रीज हो गए, लेकिन यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, लेकिन सर जब 21 मेंबर है तो G20 क्यों बोल रहे हैं? ये बस हम बोल रहे हैं क्योंकि ये मतलब काफी ज्यादा प्रचलन में आ चुका है। वैसे इसमें 21 मेंबर्स हैं, ऐसे ध्यान रखना आप। 19 तो कंट्रीज हो गए, और यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन हो गया। मैंने बता दिया यूरोपियन यूनियन के बारे में, जिसमें 27 कंट्रीज थे, जिसका हेडक्वार्टर ब्राजील, ये ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम के अंदर था। अच्छा सर, अफ्रीका यूनियन के बारे में मैंने बता दिया, उसमें जो 55 कंट्रीज थे, जिसका हेडक्वार्टर जो है अदिस अबाबा, ये इथियोपिया के अंदर था, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया। तो अब देखो, ठीक है सर, फिर ऑब्जेक्टिव्स का क्या क्या है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ट्रेड कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज और अब तो मतलब क्लाइमेट चेंज पे भी बात करने लग गए, डिजिटल इकोनॉमी पे भी बात करने लग गए, इन सब चीजों पे भी बात करने लग गए। स्टार्टिंग में मेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये देख लो, एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो नहीं है, लेकिन मतलब टिक वाले में नहीं पूछता है, बट कई बार पूछ भी ले, तो ध्यान रखना। ये जो है 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, मतलब जो कंट्रीज है मिलकर 85% ऑफ वर्ल्ड का ग्लोबल जीडीपी यही कंट्रीज के पास है। 75% ऑफ वर्ल्ड का ट्रेड यही कंट्रीज करते हैं। 2/3 जो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज के पास है, सब मिलके हैं। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, अब देखो इंडिया, सर इंडिया क्या G7 का मेंबर था? तो देखो इंडिया कहाँ है इसमें, इंडिया नहीं था, इंडिया G7 का मेंबर नहीं था, लेकिन कई बार जो है वो उसमें वैसे बुला लेते हैं एज ए गेस्ट, ठीक है। अब G20 के कंट्रीज में कौन कौन से मेंबर है, तो देखो यहाँ पे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडिया भी है, ठीक है। इंडिया याद रखना, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ G20 बट नॉट अ मेंबर ऑफ G7। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रसिया, ये देखो सारे मतलब जो बड़े कंट्रीज हैं। यूनाइटेड किंगडम, टर्की, साउथ कोरिया, आपका क्या नाम है यहाँ पे, साउथ अफ्रीका। अच्छा सर, क्या चाइना है? तो है। अच्छा सर, क्या फ्रांस है? तो है, ठीक है। तो ये देखो अभी इसमें कौन कौन से थे, फ्रांस था, जर्मनी, इटली, तो ये सब ध्यान रखना। तो यहाँ इटली भी है, देखो इटली भी है, ठीक है। जर्मनी भी है, तो ये सब ध्यान रखना आप। यूके भी है, यूएस भी है, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी है, ठीक है। अच्छा, उसका फॉर्मेशन ईयर 1999 में, इसको इसका फॉर्मेशन ईयर था, जो 1997 में तो वो जो फाइनेंशियल स्टडी मैंने इसको बताया आपको, ये देखो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 के आसपास चल रहा था, तो उससे जो फिर उभरने के लिए 1999 में इसको बनाया गया था। तो 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, जबकि G7 का फॉर्मेशन कब हुआ था, वो हुआ था 1975 में एज ए G6, एंड G7 वाज मतलब 7th कंट्री एडेड कनाडा इन 1976, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स, अच्छा सर उसका हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर बता दो। देखो इन दोनों का कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर्स नहीं है, ना G20 का है और ना G7 का है। कोई एग्जाम में पूछेगा सर व्हाट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ G20, ऑप्शंस रहेंगे, फिर लगेगा नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा, या फिर लिखेगा नो परमानेंट हेडक्वार्टर्स, तो नो परमानेंट हेडक्वार्टर्स का आंसर होगा। हर साल इनका प्रेसिडेंसी जो है ना अलग अलग कंट्रीज के पास घूमते जाता है, ठीक है। इन्होंने फिक्स अपना बना रखा है कि इस कंट्री के बाद ये कंट्री, कंट्री के बाद ये कंट्री, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी यहाँ देखो रोटेट्स एनुअली एमंग मेंबर्स, ये लिखा हुआ है। ट्रॉइका सिस्टम यहाँ पे है, मतलब जो पिछला प्रेसिडेंसी जो किया था और करंट वाला और जो अगला इसके बाद जो फ्यूचर में करने वाला है, तीनों मिलके मेनली मुद्दा को मतलब सोल्व करने के लिए डिस्कशन ये तीनों मेनली करते हैं, ठीक है। बाकी करते तो सभी हैं, ठीक है। और जो रिसेंट समिट्स इसका देख लो, देखो ये देखो 2025, 26, 27 और 28 का भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो 25 में तो साउथ साउथ अफ्रीका गया था, ठीक है। 26 में इस साल यानी 2026 चल रहा है अभी, इस साल जो है यूएस में होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखना। पिछले साल वाला भी पूछ देता एग्जाम में, भी ध्यान रखना। पिछले साल वाला भी हुआ है, तो वो कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं, पिछले एक साल का तो पूछते ही हैं, तो 2025 वाला ही पूछ देंगे साउथ अफ्रीका का। तो साउथ अफ्रीका का ये 2025 का, तो 2025 का जो है साउथ अफ्रीका आंसर मानना, जो कि मतलब पिछले साल जो वो किया था, होस्ट किया था G20 को।
अब थीम पिछले साल का भी ऐसे थीम में बताया था, सोलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी पिछले साल का थीम था, 2025 वाला, अफ्रीका वाला, साउथ अफ्रीका में जो हुआ था, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम हुआ था G20 का समिट, ठीक है। 2026 में यूएस किया, अब 2027 में होने वाला है कहाँ, यूके में होने वाला है। जी हाँ, साउथ कोरिया लिख गया, ये गलत है, ये गलत है, प्लीज सॉरी। यहाँ पे यूके में होने वाला है, ठीक है, यूके, ठीक है। और 2028 में यहाँ पे होने वाला है साउथ कोरिया में, 2028 में होने वाला है साउथ कोरिया में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 2025 में हो गया साउथ अफ्रीका, 2026 में यूएस, 2027 में यूके और 2028 में साउथ कोरिया, ये इसका सीरीज है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा सर, तो फिर एक बार उसका भी तो बता दो, G7 का। हाँ, मैं G7 का बताना भूल गया, तो मैं G7 के बताता हूँ कहाँ कहाँ है प्रेसिडेंसी। देखो, 2025, 2026, 2027, ये तीनों याद रखना। एग्जाम में पिछला वाला ही पूछ देते हैं, अगला वाला ही पूछ देते हैं और करंट वाला ही पूछ देते हैं। 2025 में तो हुआ था कनाडा में, ठीक है। 2026 में हुआ था फ्रांस में, और 2027 में होने वाला यूएस में। तो ये सब मेंबर ही हैं, तो सातों मेंबर ही हैं, तो सातों मेंबर के मंग होते रहता है ये। तो ये होने वाला है 2027 में यूएस में होने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब अगला मैं बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा सर, तो क्या यूएस कभी किया था, सॉरी, इंडिया का भी किया था होस्ट? तो हाँ, 2023 में इंडिया में हुआ था G20 होस्ट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, 2023 में इंडिया G20 होस्ट किया था। उस टाइम पे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऐसा कुछ का थीम था। और G20 जो है 2023 में इंडिया में होता है, ये ध्यान रखना। जो बहुत सारे अभी भी दिल्ली में आओगे तो जो यहाँ पे भारत मंडपम में, उसमें किया गया था। और दिल्ली में कई जगह उस टाइम पे मतलब होर्डिंग भी लगा था G20 वगैरह के बारे में। अभी भी कई जगह मिल जाता है, नहीं हटा है होर्डिंग कई जगह, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। और बाकी तो क्या ही है। और दोस्तों, आज हमने फिर समझा है G7 और G20 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो इनकी फॉर्मेशन, मेंबर्स, पर्पस और एग्जाम ओरिएंटेड डिफरेंसेस, तो ये सब हम आज के सेशन में समझ लिए हैं। इसके अलावा मैंने बताया अफ्रीकन यूनियन के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, इन सब के बारे में बताया। तो आप जरूर इन सबको ध्यान रखना, एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सीरीज में हम इसी तरह हर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को मतलब हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक समझे। मेरा हिस्ट्री बताने का ये मकसद नहीं होता है कि मैं आपको मतलब जो ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, क्योंकि जनरली जो एसएससी सीडीएस एफकेट वगैरह के एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते, क्या पता पूछ भी दें, बट जनरली नहीं पूछे जाते हैं हिस्ट्री वगैरह। ऐसे तो जो एग्जाम में पूछते हुए बता ही दिया। तो मेरा पर्पस बस ये होता है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर 1997 में आपको एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी याद रहेगा ना, तो आप 1999 आप सही आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। ये होता है मेन मकसद। तो ये सब चीजें होती है। तो कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक मैं किस पे बनाऊं। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहें। बाकी मैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो कि रोशन एजुकेशन हब के नाम से ही मैं कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका चैनल का लिंक आप ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।